अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप साइकोलॉजी के लेक्चर्स को शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम PSY 404 अब नॉर्मल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 6 को स्टडी करेंगे, जिसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स का पार्ट 2 है, साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। टॉपिक नंबर 21, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स। साइकोडायनेमिक मॉडल इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल्स। Psychodynamic theories believe that a person's behavior, whether normal or abnormal, is determined largely by underlying psychological forces of which he or she is not consciously aware। यानी कि जो साइकोडायनामिक थीरी थे वो ये समझते थे कि इंसान का जो रवैया होता है वो मामूल के मुताबिक हो या फिर गैर मामूली हो। ये रवैया ज़्यादातर अंदरूनी नफ्सियाती क़ुव्वतों से मुतय्यन होता है। आसान मतलब ये है कि इंसान जो कुछ भी करता है इसके पीछे हिडन मेंटल फोर्सेस होती हैं, जिससे इंसान खुद भी शौरी तौर पर आगाह नहीं होता और इसकी असल वजह अनकॉन्शियस माइंड में होती है। These internal forces are described as dynamic, that it is they interact with one another and their interactions give rise to behavior, thoughts and emotions. Abnormal symptoms are viewed as the result of conflicts between these forces. सिगमंड फ्रेड 18 to 58 1939 तक उनकी ये बर्थ और डेथ डेट लिखी हुई है। वाज द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी एंड साइको एनालिस्टिक थेरापी। अच्छा, इसमें यह कि अंदरूनी क़ुव्वतों को डायनामिक कहा जाता है और ये अलामात यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेंज बिहेवियर होती हैं इसके अलामात, और इनमें क़ुव्वतों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा समझा जाता है इन्हें। तो सिगमंड फ्रेड के बारे में ये है कि वो इसके फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। इनकी बर्थ डेट है 1856 एंड डेथ डेट है 1939। ये आपका MCQs भी आ सकता है। According to Freud, there are 3 parts of mind, each with their own rules and functions। ये जो 3 पार्ट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो MCQs आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड इज comprised of all the thoughts, memories, feelings and wishes of which we are aware at any given moments। This is the aspect of our mental processes and we can think and talk about rationally। यानी इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो अभी आपके दिमाग में चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप लेसन पढ़ रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। देन है प्री कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। दिस पास consists of anything that could potentially be brought into the conscious mind। यानी कि ये वो हिस्सा है जिसकी मालूमात ज़रूरत पड़ने पर कॉन्शियस माइंड में लाई जा सकती है। आसान मतलब यानी वो मेमोरीज़ जो फ़ौरन जहन में नहीं लाई जा सकती मगर याद की जा सकती हैं। And the last topic is unconscious mind। This is a reservoir of feelings, thoughts, urges and memories that are outside of our conscious awareness। This unconscious contains contents that are unacceptable by the society or unpleasant। For example, feelings of pain, anxiety, sexual urges or conflicts, etc। मतलब ये है कि ये हिडन माइंड होता है जो मेमोरीज, थॉट्स, अर्ज को और फीलिंग्स का ज़हीरा होता है और ये शौरी आगाही से बाहर होती हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जो इंसान दबा सकता है, जैसा कि खौफ, दर्द, सेक्सुअल अर्ज एंड ट्रॉमा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रेड के मुताबिक पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं, ID, ईगो एंड स्प्रेगो। लेट्स सी द ID। ID, according to Freud, the psychological forces that produce sexual needs, drives, and impulses। The ID and sexual drives unconsciously strive to satisfy basic sexual and aggressive drives। It operates on the player principles, demanding gratification। यानी कि ये फ्रेड के मुताबिक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बचपन से ही डिवेलप होना शुरू हो जाती है। सोचिए कि आपके दिमाग के अंदर के 3 करैक्टर्स होते हैं जो कि ID, ईगो एंड स्प्रेगो हैं। ID है ना, बच्चा जो बस अभी चाहता है। ID एक छोटे से बच्चे की तरह सोचो, इस चीज़ से रिलेट होता है, इसे सिर्फ अपनी ख्वाहिश से मतलब होता है। इसकी लाइन ये होती है कि मुझे अभी ही चाहिए, यानी मुझे फ़ौरन किसी चीज़ के जो है ना ख्वाहिश है तो वो मुझे अभी ही चाहिए। इसने रूल्स की परवाह नहीं करनी होती और ना कॉन्सिक्वेंस की होती है। एग्जाम्पल के रात के 2 बजे फ्रिज में केक पड़ा है, ID कहेगा कि अभी खाओ, इट्स गुड एंड लुक्स डिलीशियस। और जो गुस्सा आ जाए अगर इंसान को तो ID कहेगा कि जिसने अभी तंग किया ना उसको फ़ौरन जवाब दो, यानी कि एग्जैक्ट रिएक्शन फ़ौरन कर देना चाहिए। यानी ID इमोशंस और डिज़ायर्स का सोर्स होता है। देन ईगो है। ईगो इज़ द अकॉर्डिंग टू फ्रेड, ईगो इज़ अ स्मार्ट प्लानर ऑफ द ब्रेन। यानी कि अब ईगो एक सेंसिबल दोस्त है, इसको ये भी कह सकते हैं। ये रियलिटी देखकर डिसीजंस लेता है।
इसकी लाइन होती है कि थोड़ा सोच लो। फॉर एग्जांपल कि जो हमने केक वाली एग्जांपल बताई थी, केक वाली एग्जांपल में ना ईगो कहेगा कि कल से आपने ना डाइट स्टार्ट की है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो या सुबह तक जो है ना वेट कर लो, ठीक है। अगर अभी रिएक्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गुस्से की हालत में है ना इंसान, तो ईगो ये कहेगा कि अभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यानी ईगो को कंट्रोल जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। देन सुपर ईगो है, सुपर ईगो के मुताबिक जो है ना ये है कि ये अंदर का जज होता है, टीचर होता है। सुपर ईगो आपके अंदर का मोरल टीचर होता है, ये राइट और रॉन्ग बताता है। इसकी लाइन ये होती है कि ये सही है या फिर ये गलत है, यानी ये सही और गलत के दरमियान का फ़र्क बताता है। एग्जाम्पल, आप एक रोड पे जा रहे हो, आपको किसी का वैलेट मिल गया, ठीक है, आप क्या करते हो, आप उसको आईडी जो है ना वो ये कहेगा कि इसको रख लेना चाहिए। ईगो ये कहेगा कि सोचो कि क्या करना चाहिए। एंड देन सुपर ईगो ना वो क्या करेगा, वो ओनर को रिटर्न करने के बारे में कहेगा। यानी ये कहेगा कि ये ईमानदारी है कि मैं किसी की चीज़ को नहीं रख सकता, इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके ओनर को फाइंड करके उसको रिटर्न कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एग्ज़ाम के थ्रू इसकी समझाऊँ ना, तो ये है कि सपोज करें कि एग्ज़ाम में आंसर जो है ना वो लिखा हुआ है, आईडी कहेगा कि देखो और चीटिंग कर लो, सुपर ईगो ये कहेगा कि चीटिंग रॉन्ग है। और ईगो है ना, उसका ये कॉन्सेप्ट होगा कि अगर पकड़े गए तो मार्क्स भी जा सकते हैं। अब जो फाइनल डिसीजन होता है वो ईगो बैलेंस करता है, इसलिए ईगो को मैनेजर कहते हैं। होप सो कि आपको पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ये आपने मोस्टली एग्ज़ाम के हवाले से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो अच्छे से समझ लेने। डेवलपमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज़ द अनदर पार्ट ऑफ दिस, यानी कि ये एक जर्नी स्टाइल है, ठीक है। फ्रेड बिलीव दैट पर्सनैलिटी फॉर्म्स ड्यूरिंग द फर्स्ट few years of life divided into psychosexual stages. According to him, the personality develops in the first 3 stages and no substantial change occur later. Fred proposed that at each stage of development, from infancy and maturity, new events challenge individuals and require adjustments in their ID, ego and superego. यानी कि इससे पर्सनैलिटी की ना जर्नी स्टाइल जो है ना वो एक किस्म का जर्नी स्टाइल है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रेड के मुताबिक पर्सनैलिटी बचपन में ना स्टेजेस के थ्रू बनती है। सोचें कि बच्चा ग्रो कर रहा है और हर जगह में उसको फोकस यही होता है कि बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर होती है। इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होती है ना, ये 18 मंथ्स तक की होती है। इसमें बेबी की जो दुनिया होती है ना वो माउथ होती है, यानी कि मिल्क पीना, थंब सकिंग एंड बाइटिंग, इससे उससे प्लेजर मिलती है। देन एनल स्टेज होती है, ये 18 से 36 मंथ्स के दौरान की होती है। अब टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। यहाँ चाइल्ड जो है ना वो कंट्रोल और डिसिप्लिन सीखता है, जैसे कि कब बाथरूम जाना है, अपने बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। देन फेलिक स्टेज है इसकी, इसमें ये स्टेज जो है ना ये होती है 3 से 6 ईयर्स के दौरान। इस स्टेज में चाइल्ड अपनी जेंडर आइडेंटिटी और पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट को समझता है। यहाँ अडियोपस एंड इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो आते हैं। देन लेटेंसी स्टेज होती है, ये 6 टू प्यूबर्टी स्टेज होती है, ठीक है, 6 ईयर्स के बाद। इस स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग्स बैकग्राउंड में चली जाती हैं, ठीक है, एंड कि बच्चा फोकस करता है स्टडीज़ पर, गेम्स पर एंड फ्रेंड्स पर। जेंटल स्टेजिक है स्टेज है, इसमें प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होती है। इस स्टेज में ना मिच्योर रिलेशनशिप्स और अडल्ट रिएक्शंस डेवलप होते हैं। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव्स का जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा ना, इस पूरे टॉपिक का मेन आइडिया ये है कि इंसानी रवैया तजुर्बात से, चाइल्डहुड और अनकॉन्शियस माइंड प्लस पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर होता है। अब हम इस टॉपिक के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी लेसन की समझ आ जाए। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी? बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्रेड। 2. Which part of mind contains hidden thoughts and urge? A. Conscious. B. Preconscious. C. Unconscious. D. Ego. Correct answer is C. Unconscious. 3. Which personality structure work on player principles? A. Ego. B. Superego. C. ID. And D. Conscious. C is the correct answer is ID. Which stage focus on mouth player? And B is the correct answer is oral stage. Ego works on which principles? B is the correct answer, reality principle. 6. During which stage are sexual feelings dominate? C is the correct answer, latency. 7. Superego represents. B is the correct answer, moral and values. 8. Vacation in early stages may lead to. C is the correct answer, abnormal functioning. These are all the MCQs according to this topic. Now let's focus on the topic number 23.
Defense mechanism. According to psychoanalytic theory, strategies developed by the ego to control unexpected ID impulses and to avoid or reduce the anxiety they arouse are known as defense mechanisms. These are ego's protective methods of reducing anxiety by the unconsciously destroying reality. अब हम ये देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। साइकोएनालिस्टिक नजरिए के मुताबिक जब हमारे जहन में कोई ऐसी ख्वाहिश आए जो गलत, खतरनाक या फिर सोशली अनएक्सपेक्टेबल हो, तो ईगो हमें बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। यानी अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो मगर वो जाहिर ना कर सके, तो जहन इसे किसी और तरीके से हैंडल करता है, और ये ईगो के हिफाजती तरीके होते हैं। यानी ये हकीकत को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं ताकि इंसान को तकलीफ कम महसूस हो। डिप्रेशन इसका फर्स्ट है, यानी कि इट रेडिस एंग्जाइटी अराउजिंग थॉट्स। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि यानी जो बात हम बहुत ज़्यादा पेनफुल हो ना, हमारे जहन में अनकॉन्शियस माइंड से पुश कर देता है। अगर किसी बच्चे ने कोई बचपन में ट्रॉमा देखा हो तो उसको बाद में ये चीज़ याद नहीं रहती, उसको डिप्रेशन कहते हैं। दैन रिग्रेशन है, यानी स्ट्रेस में इंसान बच्चे जैसा बिहेवियर करने लग जाता है। इसका कीवर्ड यही है, चाइल्डिश बिहेवियर। रिएक्शन फॉर्मेशन. Reaction formation. It causes the ego to unconsciously switch unexpected impulses into their opposites. For example, treating someone you strongly dislike is an excessively friendly manner in order to hide your true feelings. ये अनएक्सपेक्टेबल फीलिंग्स को इनके बिल्कुल ऑपोजिट वे में बदल देता है। आसान मतलब यानी जिस शख्स में आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिस शख्स को इसके साथ हद से ज़्यादा अच्छा बिहेव करना। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी के साथ नफरत हो मगर इसके सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बनना, ये रिएक्शन फॉर्मेशन होती है। देन प्रोजेक्शन है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर डाल देना। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी है मगर आप ये कहो कि वो मुझसे जेलस है, ये प्रोजेक्शन होती है। रेशनलाइजेशन, यानी इंसान अपने अमल के लिए सोशली एक्सपेक्टेबल एक्सप्लेनेशन बनाए। आसान मतलब कि असल वजह कुछ और होती है मगर हम लॉजिकली एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो कहे कि इम्पोर्टेंट ग्रेड्स नहीं है, बल्कि लॉजिक बनाए कि ओनली लर्निंग इम्पोर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, इंसान अपनी एग्रेशन या फिर हॉस्टिलिटी असल ऑब्जेक्ट से हटाकर किसी सेफ ऑब्जेक्ट पर निकालता है। आसान मतलब इसका ये कि असल गुस्सा किसी और पर हो मगर निकाल किसी और शख्स पर दिया जाए। जैसा कि अगर आपको ऑफिस में बॉस ने डांटा है तो घर आकर आप अपने रूममेट पर गुस्सा निकाल दें, उससे लड़ाई कर लें, ये डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फंक्शनिंग. According to Freud, a healthy personality is one in which compromise exists among the three forces, i.e., ID, ego, and superego. If ID, ego, and superego are in excessive conflict, the person's behavior may show signs of dysfunctions. यानी सेहतमंद शख्स वो है जिसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान तवाज़ुन हो, और अगर ये तीनों बैलेंस में हों तो पर्सनैलिटी हेल्थी रहती है। आईडी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे फ़ौरन चाहिए, सुपर ईगो का ये होता है कि ये गलत है, एंड ईगो का होता है कि सही वक्त पर करना चाहिए या फिर किस मतलब चीज़ टाइम को मैनेज करना, सही और गलत का डिफरेंस बताता है। ये बैलेंस हेल्थी पर्सनैलिटी है। अब हम रिकॉल इमेज एंड देन एमसीक्यूज देख लेते हैं। According to Freud, defense mechanisms are developed by ego. 2. Which defense mechanism pushes painful thoughts out of awareness? Repression is the correct answer. 3. Childish behavior under stress is called regression. Showing excessive friendliness is someone you dislike is B is the correct answer, is reaction formation. 5. Attributing your own feelings is others. A is the correct answer, projection. 6. Making excuses to failure is known as rationalization. 7. Taking anger out on a safer person is displacement. And 8. Healthy personality requires balance among option C is the correct answer, ID, ego, and superego. Topic 24. Therapeutic techniques of psychoanalytic theory. यानी कि रवैया जाती नुक्ता नज़र। बुनियादी तसव्वुरात से मुराद ये है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही सीखते हैं। अगर बच्चे घर में नरम लहजे देखें तो वो भी नरम बात करेंगे, और अगर वो हर वक्त लड़ाई देखेगा तो बिहेवियर उसका एग्रेसिव होगा। वो यही सब कुछ सीखेगा, और हमारे तजर्बात भी माहौल के अवामल से मुतासिर होते हैं। आसान मतलब कि यानी इन्वायरमेंट बहुत अहम है, और सिर्फ अच्छे काम नहीं बल्कि एंजाइटी, फोबियाज और गलत हैबिट्स भी सीखी जा सकती है माहौल से। कंडीशनिंग है आगे इसकी, यानी कि जो कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो लर्निंग होते हैं। ये हमारे माहौल पर मबनी होते हैं, यानी बिहेवियर सीखने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग।
It is a process of learning by temporal association in which two events that repeatedly occur close together in time become focused by the person's mind and produce the same response. आइवन पैलव की इसमें एग्जाम्पल है यानी कि जो कंडीशनिंग होती है ना वो लर्निंग होती है। अगर दो चीज़ें बार बार साथ आएँ तो जहन इन दोनों को एक साथ जोड़ लेता है। इसमें एवन पैलिव की एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि इसकी जो नीचे डायग्राम दी हुई है ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा अपग्रेड करके दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। इसमें ये एग्जाम्पल दिखाई जा रही है कि पालिव ने कुत्ते को बेल साउंड और फूड एक साथ दिया, फिर सिर्फ बेल बजाने पर भी कुत्ता स्लाइवा निकालने लगा। सिंपल एग्जाम्पल के डॉक्टर का वाइट कोट प्लस पेनफुल इंजेक्शन, बाद में जब बच्चा वाइट कोट देखकर डर जाएगा ना तो उसको वही इंजेक्शन वाला पेन याद आएगा। तो यानी कि इंसान का माइंड एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ देता है। नेक्स्ट इज ऑफर कंडीशनर। इसमें यह होता है कि इंपॉर्टेंट नेम इसमें BF स्किनर का है। इनके मुताबिक बिहेवियर इसके नताइज की वजह से मजबूत या फिर कमज़ोर होता है। अगर किसी काम के बाद रिवार्ड मिले तो वो काम दोबारा किया जाता है, और अगर पनिशमेंट मिले तो वो काम दोबारा नहीं किया जाता। आगे इसके प्रिंसिपल्स हैं जिनमें नंबर 1 पर है इमीडिएंसी। इसका यह है कि यानी रिवार्ड या पनिशमेंट फौरी तौर पर मिलना चाहिए। आसान मतलब कि अगर बच्चे को अच्छा काम किया तो एक हफ्ते के बाद अगर उसको रिवार्ड मिले तो असर कम होगा। अगर आप वही रिवार्ड उसको फ़ौरन देंगे तो उसका बिहेवियर मज़ीद बेहतर शेप होगा। कंसिस्टेंसी है यानी कि हर बार एक ही बिहेवियर पर पनिशमेंट या रिवार्ड देनी चाहिए। अगर कभी रिवार्ड दोनों भी इग्नोर करोगे ना तो लर्निंग वीक हो जाती है बच्चे की। देन रेनफोर्समेंट है, ये बिहेवियर को बढ़ाता है। रेनफोर्समेंट पॉजिटिव अच्छा रिवार्ड देना, मसलन के गिफ्ट देना या फिर अच्छे ग्रेड्स आने पर ना बच्चे को कोई स्पेशल उसके लिए कोई सरप्राइज़ वगैरह मैनेज करना। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट वो होती है जिसमें अगर बच्चे ने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया तो उस पर उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाए। एंड फाइनल द लास्ट कॉन्सेप्ट इज पनिशमेंट। ये बिहेवियर को कम करता है, यानी नाखुशगवार चीज़ें देना, मसलन डांटना। देन है मॉड्यूलिंग। इसका ये है कि यानी हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर सीखते हैं। यानी अगर बच्चा अपने वालिद को कुत्ते से डरते हुए देखे तो वो खुद भी डॉग फोबिया उसके अंदर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट लेसन नंबर 7। अब हम लेसन नंबर 6 के इस कॉन्सेप्ट के हवाले से MCQs देख लेते हैं। देन 1. Behavior is belief. Behavior is mainly determined by B is the correct answer, environment and experiences. 2. Who is known as the father of classical conditioning? A. Fred. B. Skinner. C. Ivan Pavlov. And D. Piaget. The correct answer is the Ivan Pavlov. 3. Learning by association of two events is called. B is the correct answer, classical conditioning. 4. Who is the main proponent of the orphan conditioning? C is the correct answer, Skinner. A reward that increases behavior is called reinforcement. 6. Taking away a pleasant thing to reduce behavior is negative punishment. 7. Learning by observing others is known as modeling. 8. Fear of dogs after seeing father afraid of dogs is the example of modeling. आई होप आपको अच्छे से आप लेसन की समझ आ गई होगी। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।